स्मृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम लोग अभी भारत बंद की बात कर रहे थे, तो पहले आप सरकार में हैं, आप ही से हम जानना चाहेंगे कि भारत बंद जो आज हुआ है इसे आप किस हद तक सफल मानती हैं। आपके पास क्या रिपोर्ट है आज दिन भर की, और आपने भी आज पूरी कोशिश की, तो ऐसा लगता था कि ये सरकार वर्सेस 20 पार्टियां, ये एक मैच चल रहा है एक दिन का, तो इसका नतीजा क्या निकला? सुधीर जी, जब 20 राजनीतिक दल हिंदुस्तान की 100 करोड़ की जनता को कहीं ना कहीं एक प्रकार से चुनौती दे, तो क्या आपको लगता है हिंदुस्तान की जनता इस चुनौती को स्वीकार करके विपक्ष के मंसूबों को ध्वस्त नहीं करेगी? भारत बंद का ऐलान कोई स्वाभिमानी हिंदुस्तानी नहीं देता। इस बंद का ऐलान उस विपक्षी दलों ने किया है जो चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में और विशेषतः भारत के किसान का कोई उत्थान ना हो। भारत बंद का ऐलान आज विपक्षी दलों द्वारा जो दिया गया, उसका मुंहतोड़ जवाब देश की जनता ने ही दिया। इसलिए आज आपके माध्यम से आपके शो के जितने दर्शक हैं, जिन लोगों ने अपनी दिनचर्या में कोई भी व्यवधान नहीं लाए, जिन लोगों ने भारत के अर्थतंत्र में और सामाजिक स्तर पे आज अपना योगदान दिया और भारत को बंद नहीं होने दिया, नवनिर्माण में भारत के उनके योगदान के लिए मैं आपके माध्यम से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जी स्मृति जी, आज दिन भर एक मैसेज चल रहा है देश में, और उसमें यह लिखा है कि नोटबंदी को बैंक नहीं समझ सके, जीएसटी को व्यापारी नहीं समझ सके, सीएए को नागरिक नहीं समझ सके, और कृषि बिल को किसान नहीं समझ पाए। तो यह समझ का संकट है या विरोध की राजनीति का नतीजा है? ये विपक्ष की राजनीतिक समझ की कहीं ना कहीं अभाव का नतीजा है। मुझे लगता है सुधीर जी, अगर मैं आपको प्रमाण दे सकूं तो आपसे अनुमति मांगूंगी वो प्रमाण देने के लिए। विपक्ष ने डंके की चोट पर यह कहा सितंबर के माह में, जब सरकार ने इस बिल को प्रस्तुत किया कि एमएसपी का ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा। सरकार ने संसद में, सदन में और सदन से बाहर बार बार ये जनता को आश्वासन दिया कि एमएसपी का ऑपरेशन समाप्त नहीं होगा, किसान की एमएसपी की ऑपरेशन में खरीद सरकार करती रहेगी। विपक्ष के इस मंसूबे को परास्त होते हमने देखा जब धान की खरीदारी हुई सितंबर माह के बाद, तो 5 दिसंबर तक के आंकड़े हमको ये बताते हैं कि 33 लाख किसानों ने धान की खरीदारी की एमएसपी ऑपरेशन में भारत सरकार के सहयोग से 60,000 करोड़ से ज्यादा अपने बैंक के खाते में पाया। 336 लाख मीट्रिक टन धान भारत सरकार ने प्रोक्योर किया, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि 60% जो लाभार्थी हैं इन 33 लाख किसानों में से, वो पंजाब के किसान हैं। ये दर्शाता है सुधीर जी 2 बातें। एक, भारत सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया था कि एमएसपी का ऑपरेशन चलता रहेगा, यह उसका प्रमाण है। दूसरा, विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकारी मंडियां ध्वस्त हो जाएंगी। उन्हीं मंडियों में भारत सरकार ने इन ऑपरेशंस को एमएसपी के चलाया और बड़े सुचारू ढंग से चलाया। आज वो मंडी और वो 33 लाख किसान जिसका मैंने अभी अभी आपका उल्लेख किया है, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण दे रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार कृषि उत्थान के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहा है। जी स्मृति जी, प्रधानमंत्री मोदी को तो किसानों का हितैषी समझा जाता है, गरीबों का हितैषी समझा जाता है। इनफैक्ट पूरे देश में उनकी जो छवि है वो ऐसी है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे किसान यहाँ आ गए? आपको ऐसा लगता है कि कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है? आप तो सरकार की सबसे इफेक्टिव प्रवक्ताओं में से हैं, सबसे अच्छी वक्ताओं में से हैं। कहीं आपको ऐसा लगता है कि सरकार ने अगर कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले किसानों से और बेहतर संवाद किया होता तो ये कंफ्यूजन दूर हो सकता था? सुधीर जी, सरकार के संवाद का ही नतीजा है कि 33 लाख किसानों का उल्लेख आज मैं 60,000 करोड़ के आंकड़े के साथ आपके सामने कर पा रही हूँ। सितंबर से और दिसंबर 5 तक ये 33 लाख किसान ही इस बात का प्रतीक है कि सरकार ने संवाद साझा था। इन किसानों ने सरकार की बात पर विश्वास कर एमएसपी ऑपरेशन में न सिर्फ भाग लिया, बल्कि यही किसान उसका लाभ पा चुके हैं अपने बैंक के खाते में। क्या ये 33 लाख प्रमाण देश के किसानों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, आपको स्वीकार नहीं है?
ये 33 लाख किसान क्या चिल्ला चिल्ला कर आपको ये नहीं कह रहे हैं कि भारत सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को, अपने वचनों को पूरा किया और एमएसपी के ऑपरेशन को जारी रखा? अगर कहीं कम्युनिकेशन की ब्रेकडाउन होती तो क्या ये 33 लाख किसान 60,000 करोड़ और वो भी 336 लाख मेट्रिक टन धान क्या एमएसपी ऑपरेशन में अपना उपलब्ध कराते? मैं आपको क्वांटम इसलिए बता रही हूं ताकि आप समझ सके कि कितने बड़े स्तर पे ऑपरेशन हुआ। जी, तो आप ये कह रही हैं कि किसान भी, सारे किसान ये नहीं चाहते कि कृषि जो कानून है ना वापस ले लिया जाए। बहुत सारे किसान इनके पक्ष में आज सुधीर जी, आज आपके चैनल पर कितने ऐसे चित्र देश के नागरिकों को देखने को मिले जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ में लाठी लिए निर्दोष हमारे नागरिकों को पीट रहे थे ताकि जबरन उनसे उनकी मंडी अथवा उनकी दुकान बंद कराई जाए? क्या यह प्रमाण नहीं है जी, कि विपक्ष किस हद तक जाएगा ताकि अपनी राजनीतिक रोटियां वो सेक सके? आज आपके चैनल पर यह दृश्य देश भर ने देखे कैसे समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हाथ में झंडा लिए अपने ट्रेनें रोक रहे हैं, भंग कर रहे हैं कानून व्यवस्था। क्या ये संकेत या ये प्रमाण काफी नहीं है आपको बतलाने के लिए कि ये गतिरोध पैदा करने का दुस्साहस कौन कर रहा है? जी, जो ट्रेन रोकी वो किसकी ट्रेन है? देश के नागरिकों की संपत्ति है। जो एम्बुलेंस रोकी उसमें कौन सवार था? एक साधारण नागरिक देश का, जिसको अस्पताल पहुंचने की दरकार थी, जिसको रोका विपक्ष ने, जिस पे डंडे बरसा रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस शासित प्रदेश में। वो कौन है? साधारण नागरिक हैं जी, जो अपना सामान लेकर बेचने गए थे मंडी में, वो मंडी जो चल रही थी कांग्रेस शासित प्रदेश में। तो स्मृति जी, अब आज का बंद तो समाप्त हो गया, लोगों ने देख लिया कितना असरदार था, कितना असरदार नहीं था। अब सरकार इसके बाद क्या करने जा रही है? आपको क्या लगता है ये आज का बंद फेल हो गया सुधीर जी? मैं जानती हूं आपके ऊपर कई केसेस करवाए कांग्रेस वालों ने, लेकिन इतना मत झिझकिए सच बोलने में। आज का बंद का ऐलान विपक्ष का फेल हुआ। स्मृति जी, आजकल कौन सी चीज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दायरे में आती है और कौन सी हेट स्पीच के दायरे में आ जाती है, ये पता ही नहीं चलता। नहीं, मैं जिस सुधीर चौधरी को टेलीविजन पे देखती थी वो इतने सहमे हुए नहीं थे। जी, स्मृति जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अब ये जो जमाना है ये वाईफाई का जमाना है। अब इसमें हाय हाय वाली जो राजनीति हो रही है, हम हमेशा, हमारे देश की राजनीति विरोध पर आधारित है, विरोध आंदोलन पर आधारित है और आंदोलन हर चीज को रोकना चाहते हैं। आपने हवाई जहाज खरीदा रफाल, उसे मत खरीदिए। आप पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उसे मत बनाइए। आप कोई नया कानून लाना चाहते हैं, उसे मत लाइए। हर चीज में, हर प्रोजेक्ट में अब मुझे लगता है कि अगला जो विवाद होगा वो जब आप कोई नई वैक्सीन लेकर आएंगे कोरोना की, उसको लेकर भी शायद नई राजनीति हो जाएगी। तो क्या हम इस राजनीति से आगे नहीं बढ़ सकते? देखिए सुधीर जी, जो एक जमाने में हाई फाई हुआ करते थे, आज वो हाय हाय कर रहे हैं। और उनके हाय हाय करने का कारण मात्र ये है कि उन्हीं के नेताओं ने बढ़ चढ़ कर बोला था कि दिल्ली की तिजोरी से 1 रुपया निकलता है तो गांव तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। मतलब पहली बार एक राजनीतिक दल का नेता सरेआम ये घोषित करता है कि 90 पैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही खा जाते हैं, कांग्रेस का प्रशासनिक ढांचा ही खा जाता है। अब निश्चित रूप से जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जनधन खाते के माध्यम से 40 करोड़ नागरिकों का पहली बार जीवन में खाता बनाया, तो जेब में पैसा गरीब के गया, कांग्रेस और उनके साहूकारों अथवा उनके मित्रों की जेब में नहीं गया। इसलिए उनकी व्याकुलता तो निश्चित रूप से आपको भी अपेक्षा करनी चाहिए थी उसकी। अगर कांग्रेस पार्टी को इतनी चिंता होती देश की, तो क्या उनके निवर्तमान अध्यक्ष गायब होते संसद से? आपने उनका नाम अभी ले जहां ही से लिया वो है। स्वयं सांसद है, वहां पर तो एपीएमसी का कानून लागू नहीं करवाते। वो तो छोड़िए, उनकी अध्यक्षता में अपनी मैनिफेस्टो में छाप देते हैं कि एपीएमसी की पूरी व्यवस्था को वो ध्वस्त कर देंगे। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के जोर जोर से डींगे हाँकते हैं कि एपीएमसी में से फल और सब्जी को डिलिस्ट कर देंगे। ये उनका रुख था। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने कहा कि हम एपीएमसी के कानून को हाथ नहीं लगा रहे, हम बस अंतरराज्यीय हमारे जो किसान हैं वो अपना व्यवसाय कर सके, अपनी मर्जी से
अपने दाम को फिक्स करके अपना सामान बेच सके, यह आजादी दी किसान को। तो बेखौफ किसान अगर आजाद देश में अपनी प्रगति के लिए आगे बढ़ेगा तो इसमें तो कांग्रेस का नुकसान ही है, क्योंकि कांग्रेस की तो राजनीति ही गरीबी पे चली है। जी, आपने राहुल गांधी का नाम जब उनका जिक्र किया ही है, आपने तो नाम नहीं लिया लेकिन मैं नाम ले लेता हूं। राहुल गांधी ने अपना सामान, मैंने लिया, मुझे नहीं डर लगता। राहुल गांधी ने अपना सामान अमेठी में बेचने की कोशिश की आपके सामने जब आपका मुकाबला था। अमेठी के लोगों ने उनका माल नहीं खरीदा, उन्होंने जाके वायनाड में बेच दिया। वो यही काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों को ये काम नहीं करने दे रहे कि वो एक मंडी से अपना सामान, अपना माल दूसरी मंडी में बेच सकें, जबकि ये लोग एक मंडी में फेल होने के बाद अपना माल दूसरी मंडी में बेचने जा रहे हैं। अब केरल जा रहे हैं अपना माल बेचने। सुधीर जी, आप देश के प्रतिभाशाली मेहनत कश किसान की तुलना राहुल गांधी से करके उन किसानों का अपमान मत कीजिए। और बात अगर अमेठी की निकली है तो आज से 6 साल पहले वहां पे जिला अधिकारी और कोर्ट के माध्यम से एक ऑर्डर आया था। सम्राट साइकिल की जमीन जो अमेठी के किसानों की थी उसको हड़प कर बैठे हैं स्वयं राहुल गांधी, श्रीमती वाड्रा और श्रीमती सोनिया गांधी। ऑर्डर होने के बावजूद गांधी खानदान किसानों की जमीन नहीं लौटा रहा, जब्त करके गैर कानूनी रूप से वो बैठे हुए हैं। ये घड़ियाली आंसू रोएंगे आप देश के सामने। पहले मेरा आग्रह उनसे कि अमेठी में हड़पी जमीन तो वापस कर दे। जीजा जी की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूं। जी, तो स्मृति जी, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब ये जो पूरा आंदोलन है, ये तो राजनीतिक पार्टियों का तो जो एजेंडा है वो लोगों ने देख लिया। किसानों को का जो आंदोलन है अब ये कब तक ऐसे ही जारी रहेगा? क्या आपके पास कोई रोड मैप है? बातचीत के जरिए कितने दिन तक ये लोग यहीं रहेंगे? आगे क्या आपको लग रहा है, क्या होगा? मैं किसान दल की प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं मात्र भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता प्रतिनिधि के नाते आपसे कह सकती हूं सुधीर जी, भारत सरकार से जब जब किसी किसान संगठन, किसान ने वार्ता करने की इच्छा जाहिर की, भारत सरकार के कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री और भारत सरकार के अधिकारियों ने स्वेच्छा से उनके साथ बैठकर दिन भर वार्ता की और आगे भी आश्वासन दिया है जब तक वो संवाद करना चाहेंगे हम संवाद के लिए तैयार हैं। लेकिन बिल में आज मैं विशेष रूप से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहती हूं, वो खास मुद्दे क्या हैं जिसका विरोध किसी के समझ में नहीं आता। पहला प्रावधान ये कि अगर किसान से कोई चीज खरीदी जाती है तो किसान को उसका भुगतान 72 घंटे में करना पड़ेगा। क्यों किसी को इस देश में उससे आपत्ति होनी चाहिए? क्यों विपक्षी दल चाहते हैं कि किसान दर बदर की ठोकरें खाता रहे, उसका भुगतान ना हो? बिल में दूसरा प्रावधान विशेषता यह भी है कि किसान अगर किसी से करार करता है तो ना तो उसकी जमीन बेची जा सकती है, ना गिरवी रखी जा सकती है, ना जबरन हड़पी जा सकती है। क्यों विपक्षी दल नहीं चाहते कि किसान की जमीन का संरक्षण कानूनी ढांचे के अंतर्गत हो? और सुधीर जी, आप भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश तो छोड़िए, महाराष्ट्र जहां पर कांग्रेस और विपक्षी दलों की सरकार है, वहां पर एक जिले में, धुले नाम का जिले है, उसमें एक किसान दर बदर की ठोकरें खा रहा था। एक ही उदाहरण देती हूं जो जनता ने मन की बात में भी सुना होगा। दर बदर की ठोकरें खाना वाला वो किसान, उसने मकई की अपनी फसल बेची थी, 3 लाख रुपया उसका बकाया था और जिससे उसका फसल खरीदा उसने पैसा नहीं दिया था। 4-5 महीने वो दर बदर की ठोकरें खाया किसान। जब ये बिल आया, ये पारित हुआ संसद में, तो वो अपने जिला प्रशासन के पास जाकर इस बिल के आधार पर उसने मजबूर किया उन लोगों को उसका पैसे का भुगतान किया जाए। ये किसान भाजपा शासित प्रदेश का किसान नहीं है, उस प्रदेश का किसान है जहां पर राहुल गांधी की पार्टी की सरकार चल रही है। सबसे बड़ा प्रमाण अगर न्याय का कोई है तो महाराष्ट्र का वो किसान है। आप चाहते हैं कि किसान को इस प्रकार का कानूनी संरक्षण ना मिले? ये संभव ही नहीं है। इसीलिए देश की जनता ने आज एक ऐलान किया है विपक्षी दलों को कि आज भारत जीता है, विपक्ष हारा है। अब एक सवाल मैं आपसे इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण पर भी करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि बाहर जो लोग बैठे हैं, जो समर्थन में अभी इंडियन हाई कमीशन के बाहर हम देख रहे थे, वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, न्यूयॉर्क में हो रहे हैं, कनाडा में हो रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री भी इसमें कूद गए हैं। क्या ये सारे लोग इतने इग्नोरेंट हैं या ये भी किसी एजेंडे के तहत चल रहे हैं? मैं एक संवैधानिक पद पर हूं सुधीर जी, इसलिए अपनी मर्यादा में रहकर इतना ही कहूंगी। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय विषयों का और विशेषतः कोई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अथवा संवैधानिक प्रतिनिधि की बात है तो विदेश मंत्रालय के अधिकृत प्रवक्ता ने भारत सरकार का क्या विचार है वो सबके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है।
मैं विशेष रूप से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे विपक्षी दल के नेता कई बार इस ताक में रहते हैं कि कोई तो अलगाव के स्वर उनके स्वर के साथ जुड़े। भारत को किसी भी तरह से, और मात्र भारतीय जनता पार्टी को नहीं, उनके निशाने पर हिंदुस्तान है। विपक्षी दल चाहते हैं कि भारत और भारत की प्रगति विपक्ष के सामने घुटने टेके, लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, विपक्ष के मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हमने स्मृति जी ये देखा कि जब भी ऐसा कोई प्रदर्शन होता है, जैसे CAA हुआ, रफाल को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया गया, मोदी जी हमेशा और ज्यादा इससे मजबूत होकर निकलते हैं, उन्हें और ज्यादा फायदा होता है। इस बार भी आप यही देख रही हैं, या इस बार आपको लगता है कि पहली बार कुछ हिट मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी पर विश्वास जनता ने अपने वोट के माध्यम से साल 2014 और 19 में जब दिया, तो विशेषतः इस भावना के साथ भी दिया कि वस्तु स्थिति जैसी है वैसी ही चलती रहे। ये जनता की मंशा नहीं थी। जनता जानती थी इस देश को रिफॉर्म की कहां कहां जरूरत है, और जनता ने यह भी सुनिश्चित कर लिया था कि अगर विकास को करना है, अगर प्रगति को सुनिश्चित करना है, नव भारत का निर्माण करना है रिफॉर्म के माध्यम से, तो क्षमता मात्र नरेंद्र मोदी में है। ये विपक्ष जो जनता का विश्वास नहीं जीत पाया, इस विपक्ष पर और कुछ बोलने के बजाय मैं इतना ही कहूंगी कि विपक्ष ने आज तक नरेंद्र मोदी पर जितने पत्थर फेंके हैं, नरेंद्र मोदी ने उन सबको समेटकर अपने लिए, अपने देश के लिए सफलता की सीढ़ी बनाई है। जनता अपना आशीर्वाद सदैव उन पर बनाए रखे। आज आपके माध्यम से मैं यही प्रार्थना करती हूं। जी स्मृति जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। तो स्मृति ईरानी सरकार का पक्ष रख रही थी और बता रही थी कि आज जो कुछ हुआ भारत बंद, उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, सरकार का पक्ष क्या है इस पूरे मामले पर। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.